नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं भाऊ तोरसेकर। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार भाऊ। क्या हो गया है उद्धव ठाकरे को? किस तरह की बातें कर रहे हैं और कोई बयान देने से पहले ये भी नहीं सोचते हैं कि वो प्रहार तो भारतीय जनता पार्टी पर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर बैठे अपने पिता बाला साहब ठाकरे पर। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि 25 साल शिवसेना ने बर्बाद कर दिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो तो अपने पिता के फैसले पर एक तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि 1989 में उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा और बाद में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था और 1995 में सरकार बनी भी थी दोनों की, जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार है या अपने पिता के फैसले पर प्रहार है? नहीं, वही तो अजीब लगता है। क्या होता है, आप जब किसी का बहुत नफरत करते हो, द्वेष करते हो, तिरस्कार करते हो, तो आपका दिमाग काम नहीं करता। इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। देखिए, 25 साल का मतलब हम अगर पीछे चले जाए तो शिवसेना के नेता थे बाला साहब ठाकरे। वो बोलते थे ना, मैं रिमोट से सरकार चलाता हूं। तो सरकार बीजेपी और शिवसेना की थी भले ही, लेकिन उस पर कंट्रोल जो था वो बाला साहब का था। उसके सब डिसीजंस बाला साहब ले रहे थे। 87 88 से लेकर, यानी वो 12 साल और अगले 12 साल, यानी हम 2014 तक आ जाए तो 12 और 12 24 साल तो बाला साहब खुद लीडर थे। 2012 में उनका देहांत हो गया, तो 12 और 13 साल, 87 से हम अगर लेते हैं तो जो 25 साल युति में थे, ऐसा बोल रहे उद्धव ठाकरे। यानी कि बाला साहब जब थे उस समय की वो बात कर रहे हैं। आप समय समय कालखंड देख लीजिए। 87 में शिवसेना बीजेपी की अलायंस बनी। 87 में रमेश प्रभु पार्ला में चुनकर आए। उसके बाद बीजेपी और शिवसेना इकट्ठे आ गए। जी जी। तो आप जो बात बोल रहे हो, 25 साल तो बाला साहब ने खराब कर दिया, ऐसा बोल रहे हो। आप बीजेपी को नहीं ब्लेम कर रहे हो। लेकिन बिल्कुल। ये बात ये होती कि ये सब दिमाग जब ढंग से चलता है तब हम सोच समझ कर बातें करेंगे। जब आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है तो आप अनाप शनाप बकते रहेंगे। अनाप शनाप बकते रहे। मैं आज तक समझता था कि संजय राउत कुछ मनमानी कर रहे, कुछ भी बातें कर रहे, कुछ भी बोल रहे, लेकिन ये तो असल में उद्धव ठाकरे ही बोल रहे हैं तब। तो मानना पड़ेगा कि बेचारे संजय राउत को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो कुछ है वो उद्धव ठाकरे ही कर रहे हैं। और अगर शिवसेना की कुछ गलती हो रही है तो उसका ब्लेम तो उद्धव जी पर ही जाएगा। जब आप 25 साल बोले, मैंने आपको समय सीमा बता दी। 87 में शिवसेना बीजेपी इकट्ठा हो गए। रमेश प्रभु जब पार्ला की बाई इलेक्शन में जीत गए थे, उसके बाद बीजेपी और शिवसेना इकट्ठे आ गए। और वहां से यानी 87 से 2000 और 2000 से 12, बिल्कुल 25 साल होते। तो उद्धव ठाकरे किसको ब्लेम कर रहे हो? बीजेपी को नहीं ब्लेम कर रहे, वो अपने पिता को ब्लेम कर रहे। और दुर्दैव की बात यह कि ये भाषण वो अपने पिता के जन्मदिन पर दे रहे हैं। अपने पिता का गौरवगान करने के लिए आप भाषण कर रहे हो और आप उनकी ही निंदा कर रहे हो। कितनी अजीब बात है, देखिए। इनको समझ नहीं है भाऊ, या ये भारतीय जनता पार्टी से इस कदर नफरत करने लगे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और इनके नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि वो कुछ भी कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात एक आप समझ लो, जब आप दूसरे किसी के नफरत करते हो ना, ये दिखावा होता है। एक्चुअली आप खुद की नफरत करते हो। आप खुद की नफरत करते हो। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैं उतना निकम्मा क्यों हूं?
इसका जो गुस्सा होता है वो गुस्सा आप दूसरे पर निकालते हो तो लोगों को, देखने वालों को लगता है कि ये सामने वाले की नफरत कर रहे हैं। बात वैसी नहीं होती। आप अपने निकम्मेपन पर, आप देखिए कि 47 से लेकर आज तक, हम जब स्वतंत्र हुए पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान एक देश खुद बन गया, जी उसके जी। बावजूद 70 साल हुए पाकिस्तान हर बात में इंडिया को, भारत को ब्लेम करता रहा है। अरे भैया तुम स्वतंत्र हो गए हो ना, तुम अपना देश, तुम बोले कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रख सकते, हम अलग कौम है, हम अलग नेशन है, तो ठीक है, एक देश बन गया पाकिस्तान, सिर्फ मुस्लिमों का देश करके आपने बना लिया, तो अब क्या वास्ता है आपका? 70 साल हो गए, कहां से कहां इंडिया निकल गया, और पाकिस्तान जिस ढंग से इंडिया को ब्लेम करता है, ठीक उसी ढंग से ही कल उद्धव ठाकरे भाषण कर रहे थे। और क्या है, अब बीजेपी इतना देश भर की पार्टी बन गई और आप नहीं बन पाए, तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है? जी इसलिए मैंने आपको सिमिलरिटी दिखाई कि 70 साल हो गए, यानी पाकिस्तान बोलेगा 70 साल हम सड़ गए, तो उसका क्या मतलब निकालोगे आप तो अलग हो गए हो, आपका अलग एक नेशन है, राष्ट्र है, तो आप जितनी चाहिए उतनी उन्नति कर सकते थे, इंडिया ने कर दिखाई। आपने बार बार युद्ध छेड़ा, ये किया है, वो किया है, फिर भी युद्ध से आपको लड़ते रहे, दूसरी जगह इंडिया अपना अपना डेवलपमेंट करता रहा, कहां पहुंच गया, और फिर भी पाकिस्तान रोता बैठा है। तो पाकिस्तान और शिवसेना की हम तुलना कर सकते हैं। क्यों पाकिस्तान इंडिया को गाली देता है? तो उद्धव ठाकरे की तरफ देखिए, आपको पता चलेगा। तो पाकिस्तान इंडिया को गाली नहीं देता, खुद खुद की नफरत करता है, इंडिया की नफरत नहीं करता। कोई भी जब किसी की नफरत करता है तो वो खुद को निकम्मा पाता है, इसलिए दूसरे की नफरत करता है। और ये जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ ली है। ये कहते हैं कि जनता दल यू, पीडीपी और टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, तो हमने अगर कांग्रेस और शिव से एनसीपी के साथ गठबंधन किया है, तो हम पर ये हिंदुत्व छोड़ने का आरोप क्यों लगाते हैं? नहीं, बात यह है कि आज देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छा बोला कि आज भी आपने गठबंधन तोड़ा, ये सब हो गया, फिर भी हम बाला साहब का गौरवगान करते हैं। आज का दिन है, बाला साहब का जन्मदिन है, तो हमने उनके लिए कुछ 4 अच्छे शब्द बोले हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा एक ट्वीट कर लेते? क्या लाचारी है आपके, आप उनके साथ रहे हो, आप हमको सही है। गाली देते हो, फिर भी हम बाला साहब की सराहना करते हैं। तो आप कम से कम उनको बोलो कि आज हमारे शिवसेना के जो संस्थापक है उनका जन्मदिन है, उनके लिए ट्वीट करो। ये भी आप नहीं बोल सकते। उन्होंने तो आपसे बात तक नहीं की गोवा में और यूपी में, फिर भी आप उसके पिछले को बनकर बैठे हो, और गाली किसको दे रहे हो? बीजेपी को दे रहे हो। इसका मतलब बीजेपी बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है, बहुत ईमानदार पार्टी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन इनकी जो हालत हो, ये गलती कर बैठे, इनको समझ में आता है कि मैंने गलती की है, तो वो गलती झांकने के लिए, छुपाने के लिए इनको बार बार, अब 2 साल हो गए खुद चीफ मिनिस्टर बने बैठे हो, आपकी पार्टी सत्ता में है, बीजेपी पे ऑपोजिशन में बैठी है, तो इसको मुझे एक आप ओमकार जी एक मुझे बताइए कि जी गुजरात में आज अपोजिशन लीडर कौन है? आप बता सकते हो मुझे नाम उसका? हाँ, किसी को याद नहीं है। उड़ीसा में कौन अपोजिशन लीडर है, आपको मालूम है? बिल्कुल किसी को याद कर्नाटक नहीं। में आपको मालूम है। लेकिन पूरे देश की जो राजनीति एनालिस्ट है उनको रोज देवेंद्र का नाम सुनना पड़ता है, क्योंकि शिवसेना उनका नाम लेती है। बिल्कुल। पूरे देश में एक अपोजिशन लीडर एक स्टेट में है जिसको वहां की सरकार डरती है। अब बोलिए मुझे, हमने कहीं देखा है ऐसा कि अपोजिशन लीडर से सरकार डरी हुई है? बिल्कुल नहीं। देखो ममता बनर्जी है, वो मोदी जी पर बहुत अटैक करती है,
लेकिन लोकल लेवल की जो बीजेपी है उसको घास तक नहीं डालती ममता बनर्जी। जी जी। यही आपको उड़ीसा में दिखाई देगा। नवीन पटनायक वहां के बीजेपी वालों के लिए एक शब्द तक नहीं बोलते, उनको जरूरी नहीं लगता, उनका डर तक नहीं लगता। आपने तमिलनाडु और केरला की बात छोड़ो, वहां बीजेपी उतनी है भी नहीं, लेकिन आप मध्य छत्तीसगढ़ देखिए, आप राजस्थान देखिए, वहां के अपोजिशन लीडर को वहां के कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर घास तक नहीं डालते। जी तो जी। ये रोज उठकर बीजेपी के नाम से इतने चिल्लाते क्यों है? क्योंकि ये महाराष्ट्र के बीजेपी से डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए। क्योंकि ममता हो या नवीन पटनायक हो, गहलोत हो या बघेल हो, इनकी पार्टियां अपने बलबूते पर और बीजेपी से बड़े संख्या में एमएलए चुनकर लाने वाली पार्टी है। और शिवसेना को मालूम है कि हम बीजेपी से आधे भी एमएलए चुनकर नहीं ला सकते, इसलिए ये डरे हुए हैं। आज ये चीफ जी मिनिस्टर बने बैठे, और जो कल परसों छोटे कुछ नगर पंचायत के चुनाव हो गए, उसमें भी बीजेपी 1 नंबर है और शिवसेना 4 नंबर पर है। तो आप समझते हो कि गुस्सा आप निकाल रहे हो, क्योंकि आप अपने निकम्मेपन का गुस्सा निकाल रहे हो, आप खुद कर गुस्सा निकाल रहे हो, लेकिन नाम दे बीजेपी का ले रहे हो। भाऊ, आपने बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया है और उनके करीबी सहयोगी रहे हैं। जब मार्मिक के संपादक थे, आपकी करीब करीब रोजाना मुलाकात होती थी। आप बाला साहब को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ, बाला साहब आज होते तो क्या एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना की सरकार होती और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन पाते? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन पाते ये बात छोड़ दो, आपको 99 की बात बोल दो, जब शिवसेना बीजेपी सत्ता में थी अलायंस में, और नारायण राणे चीफ मिनिस्टर थे और मध्यावधि चुनाव हो गया था, तो बीजेपी और शिवसेना की संख्या कुछ 10-12 से घट गई थी, तो मेजोरिटी नहीं थी। पवार अलग से लड़े थे और कांग्रेस से निकल गए थे, और पवार ने एनसीपी पार्टी बनाई थी। तो बीजेपी वाले एनसीपी को साथ लेने की बात कर रहे थे। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे ये हट पकड़ कर बैठे थे कि भाई हम एनसीपी को यानी पवार को साथ लेकर सरकार बनाएंगे। तो अड़े थे बाला साहब। बाला साहब बोले कि नहीं, मैंने चुनाव में इनके खिलाफ भाषण किया है, इनको गाली दी है, तो मैं इनके साथ सरकार में नहीं बैठूंगा। 10-12 दिन तक नाटक चला, क्योंकि शिवसेना तैयार बैठी थी गवर्नर के पास जाने के लिए। पीसी अलेक्जेंडर उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर थे और वो इनको इनवाइट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी नहीं जा रही थी। बीजेपी का मानना था कि हम एनसीपी को साथ लेकर ही 3 पार्टियों का सरकार बनाएंगे। जी लेकिन जी। बाला साहब अड़े बैठे कि मैंने इनके खिलाफ वोट मांगे, मैं इनके साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो वोटर से गद्दारी होगी। और मुंडे महाजन उनके साथ गवर्नर के पास शिवसेना के साथ आने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। आखिर में बाला साहब ने अडवाणी जी को कुछ फैक्स भेज दिया था कि भाई मैंने आपको शब्द दिया है, मैंने अलायंस किए, तो मैं आपके सपोर्ट में रहूंगा। आपको अगर इतना ही एनसीपी के साथ सरकार बनानी है तो एनसीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाइए, मैं आउटसाइड सपोर्ट देता हूं, लेकिन मैं उस सरकार में सहभागी नहीं हो जाऊंगा, उस सत्ता में मैं नहीं रहूंगा। मैं बीजेपी के साथ रहूंगा, तो बीजेपी के लिए बाहर से सपोर्ट दे दूंगा। तो आप बोलिए बाला साहब होते तो ये सरकार बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। बाला साहब कितने अपने भूमिका के पक्के थे, इसका यह सबसे बड़ा सबूत है। फिर अगले 15 साल तो शिवसेना और बीजेपी सत्ता के बाहर बैठी, लेकिन उस वक्त भी ये हो सकता था, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये भी बात छोड़ दीजिए, पिछले पिछले चुनाव में यानी 2014 के चुनाव में हर पार्टी अपनी ताकत पर लड़ी थी। उस वक्त भी अगर शिवसेना
दोनों कांग्रेस के साथ चली जाती तो कोई गलत नहीं था, क्योंकि बीजेपी ने अलायंस तोड़ी थी। बीजेपी नहीं बोल सकती थी कि आपने हिंदुत्व छोड़ा, आपने ये छोड़ा। बीजेपी ने अलायंस तोड़ी थी। शिवसेना को अपने बलबूते पर लड़ना पड़ा था, और शिवसेना के कुछ 63 चुनकर आए थे, 63। एनसीपी के कुछ 41 थे, मतलब 104 उनके हुए और 44 कांग्रेस के थे। तो मिलाकर देखिए कितने होता, 42 थे। तो 146 सीटें, 146 यानी परफेक्ट मेजोरिटी ये तीन पार्टियों की उस वक्त थी। जी अगर जी जी। उद्धव जी बोलते हैं आज सही है, तो उस वक्त भी वो जाते तो अधिक, ज्यादा से ज्यादा सही होता। लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि पवार साहब ने इनको घास तक नहीं डाली। चर्चा चली थी कि अगर ये तीन पार्टियां इकट्ठी हो जाए तो भले बीजेपी के पास 122 एमएलए है, कुछ इंडिपेंडेंट है, फिर भी मेजोरिटी नहीं है। तो पवार साहब ने दाव खेला कि हम आउटसाइड सपोर्ट बीजेपी को देते हैं, क्योंकि उनको शिवसेना को उकसाना था। और ये ओपनली बोलते, मैं जी ये जी कोई जी। मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। पवार हाँ, साहब ने बोला कि इंटरव्यू बीजेपी में कहा और उन्होंने। शिवसेना में और दूरा दूर हो जाए एक दूसरे से, इसलिए हमने वो दाव खेला था। तो उस दाव में भी बीजेपी फंसी थी, इस दाव में पवार उद्धव फंसे। बात इतनी सी है कि हम फंसे हैं ये मानना नहीं है, तो लगे रहो, कोई बात नहीं। और उसका तो आप देख रहे हो कि नगर पंचायत चुनाव में उनको जवाब मिल गया कि आघाड़ी में भी आप एक नंबर पार्टी हो मंत्री मुख्यमंत्री होने के लिए, लेकिन लोगों के सामने तो आप आघाड़ी में 3 नंबर पार्टी हो, पूरे महाराष्ट्र में 4 नंबर पार्टी हो। तो सड़ा कौन, नाड़ा कौन, अड़ा कौन? भाऊ, ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी हमें नीचा दिखा रही थी, भारतीय जनता पार्टी हमें गुलामों की तरह रखना चाहती थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी, पहले शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हुआ करता था, चाहे मनोहर जोशी हो चाहे नारायण राणे हो। ये तो महाराष्ट्र की जनता ने तय किया ना कि कौन बड़ा रहेगा और कौन छोटा रहेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोसना और आत्ममंथन नहीं करना, क्या ये सही पॉलिटिक्स है? नहीं, पॉलिटिक्स तो गलत है, लेकिन उनको समझाए कौन, इनको समझाए कौन? इसलिए मैं बार बार बोलता रहा हूं कि चंद्राबाबू क्या होगा, कहां है चंद्राबाबू नायडू, कहां है वो शरद यादव? इन्होंने कल जिक्र किया नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार छोड़कर गए थे ना, मोदी नहीं चाहिए। 2013-14 में एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार निकल गए थे, और पूरा नुकसान 112 एमएलए थे जब छोड़ गए थे। अब 37 एमएलए बचे हैं, तो कहां पहुंचे? बिल्कुल। नफरत कहां ले जाती है, इसका ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि जो एनडीए छोड़कर गए थे मोदी के खिलाफ, मोदी को गाली देते देते नीतीश निकल गए थे, वापस आ गए, और आज कहां है? तो 47 पर है। मतलब 75 दुगुने एमएलए, 2/3 एमएलए उन्होंने गवाए इस नफरत के खेल में। दूसरे चंद्रा बाबू है, वो 5 साल 4 साल एनडीए के साथ रहे, उनके सपोर्ट से आंध्र में चीफ मिनिस्टर 10 साल के बाद बने। आज कहां है, आप देख सकते हो। तो शिवसेना का हर्ष क्या होने वाला है, मैं भविष्य बताने की जरूरत नहीं है, ये समय की बात है कि वो समय आने वाला है। और मुझे नहीं लगता बहुत दूर है, बीएमसी का चुनाव होने दो, इनको असलियत पता चलेगी। देखिए, एक एक बात आपको बता दूं, शिवसेना आज जिस मकाम पर है, मुंबई ठाणे से निकलकर शिवसेना महाराष्ट्र में भी फैली तो 85 के बाद में फैली, और 85 में शिवसेना बढ़ना शुरू हो गया। तो जब उन्होंने बीएमसी मुंबई महापालिका अपने अकेले के ताकत पर जीत ली थी, इस वक्त अगर वो अकेले की ताकत पर हार गए
तो वो शिवसेना फिर अपनी 80 के पहले जो जगह थी वहां पहुंचने वाली। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं भाऊ। और ये कांग्रेस और एनसीपी के चक्रव्यूह में जो फंसे हैं, और पवार ने तो पिछले दिनों एक इंटरव्यू में खुलेआम कह दिया कि 2019 में भी मैंने एक बयान दे दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के बारे में सोच रहे हैं, और मेरे उस बयान से ये मेरे चक्रव्यूह में फंस गए उद्धव ठाकरे, और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब इतना ओपनली कोई इनका सहयोगी बता रहा है कि हमने इनको उल्लू बनाया था, फिर भी ये कोई रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? नहीं, ये झटपटाहट देखे तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने उल्लू नहीं बनाया, हम लल्लू बन गए। हाँ, आप समझ लो, आप वो बात समझ लो कि कोई भी कितना भी क्या बोलते हैं उसको फंस जाए, तो जब बुद्धिमान होता है वो देखो, एक जॉनी लीवर की मुझे वो कॉमेडी करता था, एक कॉमेडी याद आती है, तो उसने एक बढ़िया बात बताई थी कि एक कॉमन मैन आम आदमी होता है और एक बुद्धिमान होता है, वो एक ही सिचुएशन में अलग अलग कैसे रिएक्ट करता है। तो बोला जी। एक आम आदमी जा रहा है, केले का छिलका गिरा हुआ है, उस पर से गिर जाता है, तो पहले उठने के पहले गाली देना शुरू करता है, साले ये खाते रास्ते में डाल देते, कचरा भी कुंडी में नहीं डालते, गाली देना शुरू करता है। वो आम आदमी होता है, बुद्धिमान नहीं होता। लेकिन उसी सिचुएशन में एक बुद्धिमान टाई वाला है, कोई प्रोफेसर है, अच्छे कपड़े पहना हुआ जा रहा है और केले के छिलके से निसट कर गिर जाए, तो वो पहले क्या करेगा, इर्द गिर्द देखेगा, खुद को दुखता है, यातना हो रही, वो नहीं सोचेगा, वो मैं गिर गया है किसने देखा है कि नहीं पहले देखेगा, और कोई देखता नहीं है ऐसा समझकर आहिस्ते आहिस्ते उठेगा और कुछ हुआ ही नहीं, इस ढंग से चलते जाएगा, 25-50 कदम आगे जाएगा और फिर जहां दुखता है वहां हाथ लगाकर यातना व्यक्त करेगा। ये बुद्धिमान होता है। तो उद्धव ठाकरे खुद बुद्धिमान बनकर खुद को पेश करना चाहते, तो वो कैसे बोलेंगे कि पवार ने हमको उल्लू बनाया और हम उल्लू बन गए। और इसलिए तो अच्छा। पवार को भी कॉन्फिडेंस जो है कि हमने इनको उल्लू बनाया, वो कॉन्फिडेंट ही क्यों बोलते हैं, उनको क्यों डर नहीं है कि ऐसे बोलने से सरकार गिर जाएगी। अब तो ये फंसे है, अब तो ये फंसे है। देखो, एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी के साथ भाग जाती है, तो उसके वापस जाने का रास्ता बहुत मुश्किल बन जाता है। तो शिवसेना की हालत वैसी है, कोई बुरी तरीके से आपको ट्रीटमेंट देता है, फिर भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये सिचुएशन में आपने खुद को लाके रखा है, तो अभी क्या करें, फिर क्या करेंगे। भाव मैं इसलिए हंस रहा था, मैं एक बयान पढ़ रहा हूं संजय राउत का। कमाल का बयान दिया है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि जब विवादित ढांचा गिरा था अयोध्या में, उस समय पूरे उत्तर भारत में शिवसेना जो है उसकी लोकप्रियता चरम पर थी। अगर उत्तर भारत में हम भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देते लड़ने का, तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं शिवसेना का होता। हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में सीटें जीतने में कामयाब हुई। और उन्होंने एक बयान इसमें आगे ये भी कहा कि हम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नीचे से लेकर के ऊपर लेकर के आए हैं। क्या कहना चाहते हैं ये? मतलब अपनी काहिली बता रहे हैं, अपना नाकारापन, अपना नालायकपन बता रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की प्रशस्ति कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बोलने में कोई बात, छोटी बात क्यों करेंगे, बड़ी बात करो ना, उसमें क्या। कश्मीर में भी हमारी ही ताकत थी, कश्मीर तो हम यूं फटाफट ले लेते, बाबरी गिराई, वैसे पीओ के भी घुसकर काबिज कर देंगे शिवसैनिक, ये भी बोल सकते। बोलने वालों को आप कैसे रोकोगे, बोलने वालों को आप कैसे रोक सकते हो। आपको याद होगा कि
15-20 साल पहले की बात है कि कुछ हो गया तो मुशर्रफ बोलते थे कि अरे क्या बात कर रहे हो, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्या बात कर रहे हो, हमारे क्या दिवाली के पटाखे नहीं है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, बोलते थे ना। लेकिन जब एयर स्ट्राइक हो गया उसके बाद वही मुशर्रफ बोलने लगे कि भैया पाकिस्तान, वो तो खुद तो भाग गए दुबई और वहां से बोल रहे थे पाकिस्तान में बैठे अपने ही साथियों को कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी छोड़ दो, ज्यादा बातें मत करो, हमारे पास जितने हैं उसका इस्तेमाल करने से पहले इंडिया हमको खत्म कर देगा और पीछे भागने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। जी लेकिन जी उस वक्त तो वो जोर शोर से हमारे कोई पटाखे नहीं है बोल रहे थे। तो मुशर्रफ और संजय राउत में फर्क क्या है? बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोली जाती है, लेकिन जब भागने के लिए भी जगह नहीं रहती, क्योंकि आज मुशर्रफ के लिए खुद पाकिस्तान में जगह नहीं है, वो वहां गए तो पुलिस पकड़ेगी, वो खुद या तो बिल्कुल ब्रिटेन सही है। जाते, लंदन जाते, वो वापस दुबई आ जाते, लेकिन पाकिस्तान तो पहुंचते नहीं। लेकिन उस वक्त की बात अगर उनकी भाषा आप सुनो तो आपको संजय राउत के बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज है वो सबका मीनिंग आपको समझ में आ सकता है। जी जी नहीं, ये अभी घोषणा करके गए थे जब राकेश टिकैत से मिले थे कि हम उत्तर प्रदेश में 50 से 100 कैंडिडेट उतारेंगे। एक भी कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारा शिवसेना ने। ये क्या हुआ भाव? अगर ये उत्तर भारत में अपनी इतनी ही लोकप्रियता महसूस कर रहे थे तो उनको तो उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा था। तो उसकी बात छोड़ो, गोवा में 40 उत्तर भारत दूर की बात है, उत्तर प्रदेश, गोवा में तो बिल्कुल सटा हुआ है ना। आप अगर गोवा देखो, नक्शे पर गोवा देखोगे तो गोवा में जाना है आपको तो महाराष्ट्र से अगला कदम जब आप गोवा में रखते हो तो महाराष्ट्र में आपका जो पिछला कदम है वो शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूंसी दीपक केसरकर करके शिवसेना का एमएलए है। तो गोवा में आप 40 सीटें क्यों नहीं लड़ा रहे हो? आप गिड़गिड़ा रहे हो भैया हमको 40 में से 10 सीटें तो कम से कम दे दो, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे? तो बातें करने में कोई बात नहीं, संजय राउत तो हवा में बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं। और ऐसे जो बकवास करने वाले होते हैं उनको पालना ये तो पवार साहब की खासियत है। आपको याद होगा 2019 का चुनाव याद कीजिए, ऐसे बोलने वाले इकट्ठा करते हैं पवार और बाद में उनको किसी चीज का जो कवर होता है, बॉक्स होता है, वो कूड़े कचरे में फेंक देते, सब पवार साहब फेंक देते। आपको उस समय लाव रहे तो वीडियो करके राज ठाकरे बोल रहे थे, याद है ना आपको? जी जी राहुल गांधी भी फीके पड़ेंगे, इतनी जोर शोर से राज ठाकरे बोल रहे थे। आज राज ठाकरे कहाँ हैं? तो 2 साल 4 साल बाद संजय राउत कहाँ हो गया, आप समझ सकते हो। पवार साहब ने ऐसे बहुत लोगों को इस्तेमाल करके, खिलौना करके फेंक दिया है, फेंक दिया। तो आज ये है, आज उनको लगता है कि हाँ मेरी बारी है, मैं जोर शोर से, मैं ही पवार साहब का असली वारिस हूं बोलेंगे। 4 साल बाद इनको पता चलेगा ये कहां थे और कहां है, और तब इनका रोना धोना भी मीडिया दिखाने वाला नहीं है। वही मीडिया लाव रे तो वीडियो, ऐसा राज ठाकरे की सिर्फ 10 सभाएं हुई थी, लेकिन 2019 में महाराष्ट्र के लोकसभा का चुनाव आप देखे तो कम से कम 35 से 40% कवरेज राज ठाकरे को मिला था। आज राज ठाकरे है कहां, बोलिए मुझे, तो चलने दो। वो जब जब नशा होती है ना, मैंने एक बड़ा किस्सा, मजेदार किस्सा पढ़ा था। एक दो शराबी थे, एक दूसरे को बोल रहा है अरे यार कल मैं ऐसा सोच रहा हूं पूरी पृथ्वी ही खरीद लूं। तो दूसरा बोलता है नहीं, नहीं हो सकता। बोला क्यों नहीं हो सकता? नहीं मुझे बेचनी नहीं है। तो संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे की बातें हो, सुनकर मुझे वो किस्सा याद आता है। ये पृथ्वी कल खरीदने निकला है, दूसरा बोलता है मैंने अभी बेचने का तय नहीं किया। वाह,
इनका कल का मैं भाषण देख रहा था। इन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो चुनौती दी है हमें आमने सामने चुनाव लड़ने की, हम वो एक्सेप्ट करते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है उसी में इनको पता लग जाएगा कि ये कहाँ है। मुंबई में और महाराष्ट्र में क्या शिवसेना के प्रति वाकई लोगों की बहुत ज्यादा नाराजगी है? और वो कौन से मुद्दे आप समझते हैं जिनकी वजह से लोगों में इतना आक्रोश है? नहीं, देखिए, एक एक बात ओमकार जी आप समझिए, एक बात आप समझिए कि दिल्ली का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे मुंबई में दिल्ली दरबार करके होटल है, उसमें खास एक स्पेशल बिरयानी होती है जिसको दिल्ली दरबार नाम का होटल है, तो उसकी बिरयानी खास होती है। जी जी। अगर वो छोड़कर वो कोई मिठाई बेचने लगे तो जो आने वाला ग्राहक है तो वहां आने का आएगा नहीं ना। बिल्कुल। वैसे ही आप पूना में जाओगे तो अगर कोई आपको महाराष्ट्र से परिचित होगा या पूना का कोई दिल्ली में होगा तो आप पूना जाते सुनेगा तो बोले आते वक्त बाखरवड़ी लेके आना, यानी वो पूना जी में जी। एक सिंबॉलिक है कि पूना में गया वो पूना से कोई पकवान करके वो बाखरवड़ी लेकर आता है। तो अगर वो चितले दुकान है, चितले उद्योग है, वो अगर बाखरवाड़ी बेचना भूलकर बिरयानी बेचना शुरू करे तो उसका है वो तो धंधा चौपट होने वाला है। शिवसेना का भी वही हो गया। शिवसेना जिस कारण से मुंबई या ठाणा, नासिक, पुणे रीजन में लोकप्रिय पॉपुलर हो गई, उसका कारण उसका जो शाखा का ऑर्गेनाइजेशन था, वो शाखा का ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। बाला साहब के समय की एक बात बोल दूं आपको, जी जी। कल उनका जन्मदिन था, तो शिवाजी पार्क में बिल्कुल मौके का जगह है कि जहां पर शिवसेना भवन खड़ा था, लेकिन महीने में भी एक बार बाला साहब उधर नहीं जाते थे, जिसको मुख्यालय बोला जाता है। वो मातोश्री में आने जाने वालों को मिलते थे, सबको मिलते थे। और शिवसेना का कोई भी बड़ा लीडर हर दिन उधर मुख्यालय में नहीं होता था, जी जी। लेकिन शिवसेना कहां थी? तो हर गली कुचे में शिवसेना थी, जहां शिवसेना की एक्टिव शाखा होती थी। और लोग शिवसेना का कारपोरेटर पार्षद इसलिए चुनते थे कि अगर पार्षद रहेगा तो ये शाखा जोर शोर से चलेगी, कितनी भी रात हो, कितनी भी सुबह हो, हम शाखा में दौड़कर जाएंगे तो हमारी मदद होगी। ये मुंबई कर की भावना होती थी। आज वो जी जी। शिवसेना की शाखा चलती ही नहीं है, आपको वहां भीड़ नहीं दिखाई देगी। नहीं, अगर बाला साहब के समय की शिवसेना होती तो मुंबई में कोरोना का इतने बड़े बड़े आंकड़े आप देख भी नहीं पाते। शिवसेना की ताकत वो थी। कोरोना क्या, कोई भी त्रासदी हो उस पर मात करेगी, उसका नाम शिवसेना है। मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि शिवसेना बाला साहब ने जो बनाई थी वो डिजास्टर मैनेजमेंट शब्द आने से पहले की डिजास्टर मैनेजमेंट थी। आज अगर वही शिवसेना नहीं बची है, एक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें से एक शिवसेना बन गई है, तो मुंबई की जनता को शिवसेना से वो लगाव कैसे रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे नेहरू हो, गांधी हो, या उस समय के जो सरदार पटेल हो, उस जमाने में कांग्रेस के बारे में जनता का जो लगाव था वो राहुल प्रियंका के समय नहीं बचा है, क्योंकि जी ये जी। कांग्रेस नाम से कांग्रेस है लेकिन उस समय की कांग्रेस नहीं है, जो जनता को अपनी जिंदगी की एक जरूरत महसूस होती थी। आज की शिवसेना में मुंबई के लिए जरूरी नहीं रही है। उद्धव बिल्कुल सही ठाकरे कह रहे जब हैं। बोलते हैं तो मैं नहीं मानता कि बीजेपी का क्या होगा, सडनली वगैरह वो बोलते हैं। उन्होंने शिवसेना को खुद ही कमजोर कर दिया है। बीजेपी ताकतवर नहीं बनी है। उद्धव ठाकरे के और संजय राउत ऐसे सब जो लोग हैं आज के नेता, उनके हाथ में शिवसेना आ गई। उसके बाद इन्होंने शिवसेना को इतना कमजोर बना दिया है कि उसके सामने बीजेपी ताकतवर दिखाई देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाव। अच्छा, अगर ये अमित शाह का चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 1 to 1 लड़ने को तैयार हैं, यानी
एमवीए के साथ गठबंधन के बिना भी लड़ने को तैयार हैं। जबकि पुणे में मुझे याद है अमित शाह ने चैलेंज ये किया था कि एमवीए के तीनों घटक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ जाएं। महाराष्ट्र की जनता इंतजार कर रही है उस घड़ी का और इनको इनकी सही जगह दिखाने का। तो ये चैलेंज तो स्वीकार कर रहे हैं, पर जमीन पर जो स्थिति है क्या उससे डरे हुए भी हैं अंदर से? क्योंकि लगातार हम ये सुन रहे हैं कि किसी भी स्तर का चुनाव हो उसको ये लगातार टालने की कोशिश करते आ रहे हैं। नहीं नहीं, जमीनी स्तर का चुनाव छोड़ ही दो, ये विधान परिषद का चुनाव हो तो भी जाके देवेंद्र से मिलते हैं कि भाई काय को हम एडजस्ट कर लेते हैं, 9 सीटें हैं तो आप इतनी ले लो, हम इतनी लेते, वोटिंग ना हो, वोटिंग ना हो। कल परसों हमने देखा विधान परिषद के चुनाव थे, तो जब आमने सामने लड़ाई हुई वहां तो दोनों जगह बीजेपी ने जीत ली, बाकी की 6 सीटें जो थी वो एडजस्ट में वोटिंग, बिना वोटिंग में बांट ली गई, और 2 ही सीट पर आमने सामने हुआ तो उसमें तो हार गए, और वो भी जनता के वोट से नहीं है, जो पार्षद वगैरह होते हैं उनका वोटिंग था, उसमें हार गए। और उस वोटिंग के लिए भी डरते हैं विधानसभा में। देखिए अमित शाह जब बोल रहे हैं तो अमित शाह सीक्रेट वोट के बारे में बोल रहे हैं ना। जी जी, मतदान वोटिंग सेंटर में जाके हाथ उठाकर कोई वोट देने वाला नहीं है, विधानसभा का सभापति चुनना है। लगता है भाव के इंटरनेट कनेक्शन में कुछ बाधा आई है। जी भाव, अपना हेलो, हाँ वक्तव्य बीच में पूरा लाइट करिए। चली, अचानक लाइट चली है। नहीं तो जी वो जी। मैं ये बोल रहा था कि बात ऐसी है कि डायरेक्ट वोटिंग नहीं, इनडायरेक्ट वोटिंग में भी डरते। विधानसभा में इनके ही 170 एमएलए है, लेकिन वो सीक्रेट वोटिंग में इनको दगा देंगे इतना इनका भरोसा नहीं। आम जनता की बात छोड़ दो, आमने सामने विधानसभा में बीजेपी के एमएलए और सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी के एमएलए, इनकी लड़ाई होने दो ना, उसमें भी आपको हाथ ऊपर उठाकर क्यों करना है भैया? जिस ढंग से आम आदमी वोटिंग करता है, सीक्रेट बैलेट करता है, तो विधानसभा में सीक्रेट बैलेट से क्यों डरते हैं? इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए, खुद डरे हुए हैं। और भाव, क्या जैसा पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसकने का सारा ठीकरा मोदी के सिर पर फोड़ते हैं तमाम वंशवादी चेहरे, अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी तक, कुछ वैसा ही यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आप खुद सक्रिय नहीं हैं, आपकी पार्टी खुद, आप मतलब आपकी पार्टी खुद राजनीतिक जमीन खोती जा रही है, लोगों का भरोसा खोती जा रही है, और इसके लिए जिम्मेदार आप ठहराने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये एक टेंडेंसी बन गई है। नहीं वो तो बिल्कुल, देखो क्या होता है कि हमें ताकत नहीं होती। आप कल की ही बात है शायद, अखिलेश ने दे दे कि भैया ओपिनियन पोल बैन करो, कल बोलोगे मीडिया बैन करो, चैनल बैन करो, पेपर बैन करो, अखबार बैन करो, ओपन रैलियां लेना बैन करो, कैंडिडेट खड़ा करना बैन करो, क्योंकि जो कैंडिडेट घर घर जाएगा वो तो बोलेगा मुझे वोट दो। तो सही ये बात। कल अगर पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं भाई ये टैंक लेकर मत आओ, राफेल लेकर मत आओ, ऐसे लड़ाई होती है क्या? लड़ाई में आपको लड़ना है। मुझे एक इमरान खान की बात बहुत पसंद है। इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे तब वो बोलते थे आई हेट दिस क्रिकेट गेम, क्योंकि वो बोलते थे ये बैट्समैन का खेल है, वो हाथ में बैट लेकर पीटेगा बॉल को। तो इसलिए मेरा जो गुस्सा होता है वो गुस्सा मैं फास्ट बॉलिंग में निकालता हूं। जी। तो अगर खुद को बचाना है तो मेरे बॉल से बच जाना, ये तरीका होता है मेरे फास्ट बॉलिंग का, ये बोलते थे। अब गावस्कर बोलेगे क्या, नहीं नहीं यार मैं तो हेलमेट नहीं डालता,
इतना फास्ट मुझे मत डालो। तो मत खेलो ना यार, मत खेलो। तो ये तो इनकी ये बात हो गई है, ये बात हो गई है। और आप बोलेंगे इनका उनका, तो आप और तीन पार्टियों के यही बोलते बोलते पवार ने अपनी पूरी पॉलिटिकल करियर खराब कर दी। जी जी जी। ये जो चालाकियां करते लगे, मीडिया उनकी पीठ थपथपाता रहा, अरे पवार साहब क्या चालाक है। निकला कि आज पवार कहां है। 80 की उम्र होने के बाद भी वो गली कुचे में अटके हुए। आज भी पिंपरी चिंचवड हो, पुना हो, सोलापुर कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रहे। कहां है पवार और कहां है मोदी, कहां है मोदी। ये तो भाव कम से इन्होंने कम समझना चाहिए कि 1991 में प्राइम मिनिस्टर होने निकला था जो नेता, वो आज सोलापुर या पुना का कोई कॉरपोरेशन चुनाव के लिए कैंपेन कर रहा है, लड़ रहा है। और दूसरा 2002 में चुनाव की राजनीति में उतरा, प्राइम मिनिस्टर बना है, और ये कॉरपोरेशन वॉरपोरेशन में जाता भी नहीं है। तो मैं ये तो इनका आदर्श बाला साहब ठाकरे भी नहीं है, पवार है। बाला साहब ठाकरे सब कुर्सियों से अलग रहे। ये कम से कम ये तो ध्यान में रखना चाहिए हमारे पिताजी, कभी किस चुनाव में नहीं उतरे किसी सत्ता पर। उन्होंने 2 चीफ मिनिस्टर बनाए, उन्होंने बहुत सारे लोग मिनिस्टर बनाए, एमपी बनाए, एमएलए बनाए, मेयर बनाए, लेकिन खुद एक कारपोरेशन का चुनाव तक नहीं लड़े। क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे इस नाम में अपनी अहमियत पैदा की थी, और वो किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं करते थे। पर इसका श्रेय आप नरेंद्र मोदी को देंगे ना कि आज हालत ये हो गई है कि 10 जनपद की प्रियंका वाड्रा कहती है कि हाँ, और कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में सीएम के लिए दिखाई दे रहा है क्या। मतलब वो अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित कर देती हैं। बाला साहब ठाकरे के बेटे खुद सीएम बन जाते हैं। मतलब जो बाला साहब ठाकरे कभी किसी पद पर नहीं रहे, रहना गवारा ही नहीं किया, उनकी अंतरात्मा ने ही उनको कभी इस बात के लिए नहीं कहा कि कोई पद ले लूं, सरकारी पद ले लूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं या केंद्र में चला जाऊं। उन्होंने दूसरे लोगों को लोकसभा अध्यक्ष बनाया, दूसरे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, खुद नहीं बने। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि मुख्यमंत्री पद पर उद्धव ठाकरे उनके बेटे बैठे हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा हूं। मतलब जो परिवार पहले मुख्यमंत्री तय करते थे अलग अलग राज्यों के, वो खुद मुख्यमंत्री की लाइन में लग गए हैं। नहीं, वो तो देखिए, जिसकी हिम्मत क्षमता नहीं होती उनको तो ये सब कंप्लेंट तकरार करनी ही पड़ती है। क्या करें, करेंगे तकरार, और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम मोदी को हरा नहीं सकते, क्योंकि मोदी की बराबरी तक नहीं कर सकते। ये इनका दुखड़ा है, ये इनका दुखड़ा है। ये समझ नहीं पा रहे कि भाई मोदी को हटाना है तो हम भी मोदी से अच्छे हैं, हम देखो आगे है करके आप आगे चले जाओ। किसने रोका है? मोदी ने रोका है आपको? बिल्कुल नहीं रोका है। आपने 3 पार्टियों की सरकार बनाई, बनने दिए, क्या होगा? और भाव एक आरोप इन्होंने और लगाया है, आखिर में उस पर भी चर्चा कर ले। इन्होंने कहा है कि अमित शाह सेंट्रल एजेंसियों को हटा दे यहां से। ये तो आप सेंट्रल भी पुलिस हटा दो। आपने नारायण राणे के पीछे पुलिस क्यों लगाई? आपने नारायण राणे के बेटे के खिलाफ क्यों कंप्लेंट शुरू कर दी? आप भी अपनी पुलिस हटा दो। किसी ने चीफ मिनिस्टर के पत्नी के बारे में कुछ लिखा, आप उस पर एफआईआर दाखिल कर देते हो। तो वो क्यों करते हो? वो क्यों कर रहे? आप आपके हाथ में जो एजेंसी है इसका इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे अपने हाथ में जो एजेंसी है उसका उसका और दूसरी बात यह कि ईडी हो या सीबीआई हो, ये महाराष्ट्र में मोदी शाह ने नहीं भेजी है,
अरे कम से कम इतनी तो जानकारी ले लो। सुप्रीम कोर्ट, अब हाई कोर्ट ने लगा दिया है सीबीआई को, और वो भी परमवीर की शिकायत पर। परमवीर की शिकायत पर। आपका लाडला स्कॉटलैंड बिल्कुल। यार्ड आपका, उसने खत लिखा, इसलिए कोर्ट ने भेजा है सीबीआई को। सीबीआई कहा अपने आप तो पाबंदी लगा बैठे हो, कोर्ट ने चला दिया है उधर। तो झूठा बोलते रहो, बार बार बोलते रहो। इनको लगता है, अब ये लोग भूल गए कि सोशल मीडिया के कारण लोग इतने जानकार हो गए कि आप कितना भी झूठ बोलो, आप कितना भी मीडिया जेब में डालकर उनसे झूठ बुलाते रहो, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि लोग मीडिया से पहले जानकारी ले लेते हैं, लोगों के पास अप टू डेट जानकारी रहती है, मीडिया के पास नहीं रहती। इसलिए ये वायरल हो गया, वो वायरल हो गया, ये मीडिया को दिखाना पड़ता है। जी जी जी। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए, और कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई आपसे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।